दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि बीपीएससी टीचर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो बीपीएससी का, या फिर सिपाही भर्ती हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सब में जीएस के सवाल होते हैं। तो आज मैं इम्पॉर्टेंट जीएस के सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज मैं थर्मोडायनेमिक्स पे चर्चा करूँगा। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हीट के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो दोस्तों हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इनका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल। और अब कभी पूछे जाएंगे सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट दोस्तों कैलोरी होता है। कैलोरी क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है। एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, लेकिन हीट का सीजीएस अलग है, वो कैलोरी। इसमें अर्ग पे टिक ना करें। तो आप बार बार ये भी पूछे एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं। तो एक कैलोरी जो है ये 4.18 जूल के इक्वल होते हैं। 4.18 जूल, इसको लगभग आप 4.2 जूल कह सकते हैं। मैंने ये चूँकि नया शुरू किया है, ऑरली शुरू किया है, टीचर्स लोग हैं, आप लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, समय नहीं है, तो आप सुन कर के भी याद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक नया सिस्टम शुरू किया, ऑरली। आप सिर्फ सुने और याद कर लें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों इस टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर मेजरमेंट के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकिन। ये 5 फेमस स्केल हैं टेम्परेचर मेजरिंग के। इनके बीच रिलेशन आपको याद होना चाहिए, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लिख लें, C/5 इक्वल F-32/9 इक्वल K-273/5 इक्वल R/4 इक्वल Rn-492/9। ये इन पांचों के बीच का रिलेशन है। एक से दूसरे में कन्वर्ट करने पे भी सवाल पूछे जाते हैं। एक बड़ा फेमस सवाल है, आपने देखा, अगर क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो शायद ही कोई एग्जाम में छोटा होगा, वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के रीडिंग सेम होते हैं। तो दोस्तों ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको बिल्कुल आप याद कर लें, ये सवाल बार बार एग्जामिनेशंस में, हर तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों के रीडिंग सेम होते हैं। और दोस्तों इसी तरह से पूछा था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये तो ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना से ज़्यादा होगा कि आपको फीवर होगा, उससे कम है तो आप स्वस्थ हैं। तो दोस्तों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उम्मीद है आप जान ही रहे होंगे, ये सेल्सियस में अलग है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आप कह सकते हैं। और इसको जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 98.6। 98 पे भी लोग बोलते हैं बुखार है, ऐसी बात नहीं है। 98.6 लगभग ये 99 के अप्रॉक्स जा रहा है, उससे ज़्यादा है तब आपको फीवर है दोस्तों। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्या है, हर कोई जानता है, थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। थर्मामीटर इज टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। अब एक सवाल पूछे थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, बहुत सारा ऑप्शन होगा, वाटर होगा, अल्कोहल होगा, मिल्क होगा, Hg होगा। तो आप Hg पे क्लिक करेंगे। थर्मामीटर में जो है Hg का यूज़ किया जाता है। Hg मतलब पारा, मरकरी, है ना, वहाँ पे हो सकता है मरकरी लिखा हो, Hg लिखा हो, तो आप Hg पे टिक करेंगे। दोस्तों इसी तरह से पूछे जाते हैं जो सवाल कि हीट को किससे नापते हैं। हीट को कैलोरीमीटर से मेजर किया जाता है। हीट इज़ मेजर्ड बाई कैलोरीमीटर। हीट इज़ मेजर्ड बाई दोस्तों कैलोरीमीटर से आप हीट को मेजर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, थर्मल एक्सपेंशन पे सवाल पूछे जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं
आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं उससे जो एक्सपेंशन होता है वो थर्मल एक्सपेंशन है। ये 3 तरह का होता है। एक तो देखो लेंथ में, अगर लेंथ बढ़ा तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर एरिया बढ़ा तो उसका नाम सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गर्म किया वॉल्यूम बढ़ा तो उसका नाम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। एक बार बताऊँ तो दोस्तों, तीनों में एक कोफिशिएंट है। एक है लीनियर कोफिशिएंट, है ना, रैखिक प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये 3 तरह के एक्सपेंशन है, लेकिन तीनों कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। ऐसा यूनिट तीनों का आप केल्विन इनवर्स कहेंगे या केल्विन इनवर्स, ऐसा यूनिट दोनों का केल्विन तीनों का, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो, रैखिक प्रसार गुणांक हो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो या आयतन प्रसार गुणांक हो, तीनों का एक ही यूनिट है केल्विन इनवर्स, केल्विन पे पावर के पे पावर -1। इस तीनों के बीच क्या रिलेशन है? तो दोस्तों इनको जो डिनोट किया जाता है, रैखिक प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। तो तीनों में रिलेशन याद रख सकते हैं आप। 6 अल्फा इक्वल होता है 3 बीटा इक्वल 2 गामा के बराबर होते हैं। रेल के पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? इसके पीछे दोस्तों यही थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन की गर्मी के दिनों में पट्टियाँ फैल जाती है। गर्मी के दिन तो छोड़िए, जब ट्रेन पट्टी से गुजरती है ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और पट्टियाँ फैल जाती है। अगर गैप नहीं होगा तो पट्टियाँ मुड़ जाएगी। एक तरह से वहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। या थोड़ी छोटी छोटी पट्टियाँ काट के क्यों बनाई जाती है? पूरा एक ही क्यों नहीं, यहाँ से वहाँ तक, पूर्णिया से रडिया तक पूरा एक ही पट्टी क्यों नहीं जोड़ दिया जाता है? छोटी छोटी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे यही है कि अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। पट्टी के रेलवे ट्रैक्स जो हैं या पट्टियाँ जो है रेल की पटरियाँ, उसके मुड़ने की संभावना होती है। जब ट्रेन चलेगी वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो आपका मुड़ जा सकता है, उससे फिर एक्सटेंट हो सकता है। तो इसके पीछे क्या है दोस्तों? थर्मल एक्सपेंशन ही है। दोस्तों इसी तरह से पूछे जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिनको C से डिनोट करते हैं या S से डिनोट करते हैं, ये क्या है? दोस्तों 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो, उसमें जितना हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट मास मतलब 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट, जितना हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों इसको याद रखना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे थर्मल कैपेसिटी का क्या यूनिट होता है? दोस्तों थर्मल कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो ना, थर्मल कैपेसिटी का जो पहले फॉर्मूला देख लिए, होता है हीट बाई टेम्परेचर, हीट बाई टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट का जूल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन हो गया, तो जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स हो गए। इसी तरह से लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट मतलब तो छिपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो फिक्स टेम्परेचर पे जो स्टेट चेंज करने के लिए हीट चाहिए उसको लैटेंट हीट कहते हैं। जैसे देखिए बर्फ़ है, आप उसको गर्म करते हो तो वाटर बन जाता है। अगर आप ढेर सारा बर्फ़ ले लें, उसमें एक थर्मामीटर लगा दें, उसको गर्म करें, आप देखेंगे जब तक कि सारा बर्फ़ नहीं पिघलेगा टेम्परेचर 0 ही शो करता है। उस वक्त आप हीट दे रहे हैं तो हीट कहाँ गया? स्टेट चेंज करने में लग गया। स्टेट चेंज करने में जो हीट लगता है उसको ही लैटेंट हीट कहते हैं एट फिक्स टेम्परेचर। ये 2 तरह के होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए दोस्तों, कोई भी लैटेंट हीट हो, इस सब में स्पेसिफिक लैटेंट हीट अगर वर्ड है तो वहाँ हीट बाई मास इसका फॉर्मूला होगा, यूनिट जूल पर केजी होगा, जूल पर केजी या जूल केजी इनवर्स कह सकते हैं। और डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों, हीट का डायमेंशन होता है ml² T इनवर्स 2, और बाई आप मास कर रहे हो तो m कैंसिल हो गया, m0 L² T इनवर्स 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है?
तो दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो हीट दिया जाएगा, इस हीट से दो काम होगा, एक तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और दूसरा वर्क होगा। जो सप्लाइड हीट है उसको हम लोग DH मानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगा उसको DU मानते हैं और वर्क डन को DW मानते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है DH बराबर DU प्लस DW, इसको याद रखें। DH स्मॉल d कैपिटल H, DH बराबर स्मॉल d इक्वल कीजिए DU प्लस DW। DH हीट सप्लाइड है, DU सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने में लगा हीट है और DW दोस्तों वर्क डन है, कितना आपने काम किया वो है। तो दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या फिक्स होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में इसको समतापीय प्रक्रम कहते हैं। समतापी, ताप समान रहेगा। आइसोथर्मल, आइसो इक्वल, थर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर इक्वल होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्तों टेम्परेचर इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। वहाँ एक तरह से बॉयल्स लॉ यूज होता है, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें P भी कांस्टेंट माना जाता है। P इंटू वी ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में भी पढ़ा होगा P इंटू वी कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ से क्या फॉर्मूला है, ये भी एक सवाल है। तो बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताया था कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। किसी भी गैस को अगर आप दबाते हो, ऊपर से प्रेशर डालते हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। तो बॉयल्स ने ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या वॉल्यूम प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हिंदी में बोलेंगे कि दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P के लिखते हैं, मतलब V प्रोपोर्शनल लिख के 1/P लिखा जाता है। इससे फॉर्मूला आता है PV बराबर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस को गर्म करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो वहाँ पे श्योर है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उनका गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ये केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। साइंटिफिक स्केल कौन सा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि टेम्परेचर नापने का साइंटिफिक स्केल क्या है। साइंटिफिक स्केल क्या है दोस्तों, वो साइंटिफिक स्केल जो है वो केल्विन स्केल है। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है कि K बराबर C प्लस 273। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ते हैं। मान लेते हैं आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदलना है तो 10 प्लस 273 करेंगे। तो केल्विन में बदलना ज़रूरी है, चाहे आप बॉयल्स लॉ लगाएं, चार्ल्स लॉ लगाएं। इसी तरह से प्रेशर लॉ होता है। प्रेशर लॉ कहता है कि अगर हम लोग वॉल्यूम को फिक्स कर दें और किसी गैस को गर्म करें तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे देखिए गैस सिलेंडर क्यों ब्लास्ट करता है, इसके पीछे यही कारण है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर बाई चांस आग लग गया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो फट जाता है। या गर्मी के दिनों में टायर्स क्यों ब्लास्ट करते हैं, उसके रीज़न भी वही है कि टायर का जो है वॉल्यूम है वो फिक्स है, उसके अंदर जो गैस है। लेकिन जब गर्मी का दिन होता है काफ़ी, या गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग करता है, वैसे कंडीशंस में गैस गर्म हो जाती है और तब फिर जो है वैसे कंडीशंस में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका साइकिल का पहिया, टायर क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। इसी तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछे जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो है टेम्परेचर वो चेंज कर जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाहर से कोई एनर्जी नहीं देते हैं, बिना बाहर से ऊर्जा दिए हुए ही टेम्परेचर बदल जाता है। उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। वो सिस्टम बैड कंडक्टर का बना होता है, उसमें ना बाहर से आप अंदर हीट जा सकता है, ना हीट अंदर से बाहर जा सकता है। और उसमें फॉर्मूला होता है PV पे पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, PV गामा कांस्टेंट। इसी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम सेम हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इज नॉन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आपसे पूछा व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक प्रेशर से रिलेटेड है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, उसको हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मल डी स्टेट क्या है,
दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट को जब आप गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर शुरू में बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है। अगर ऐसा होता तो आप का जो खाना बनाने वाला बर्तन है, अगर उसी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता तो क्या होता है, लास्ट में बर्तन ही गल जाता है, आपका खाना बर्बाद होता है, आप भूखे रह जाते हैं। इसलिए होता ही है कि शुरू में तो टेम्परेचर बढ़ता है और फिर कुछ देर के बाद टेम्परेचर का बढ़ना फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। दैट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट इज नोन एज थर्मल स्टेडी स्टेट। थर्मल स्टेडी स्टेट कहलाता है। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं पूरा सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पे चर्चा करने वाला हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं कि गर्मी के दिनों में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, श्योर एक वाइट कपड़ा पहनना चाहिए। प्राइमरी कलर्स कौन कौन है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू ये प्राइमरी कलर्स के अंदर आते हैं। और वाइट कपड़ा क्यों आरामदेह होता है कि वो हीट को और लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, ना तो एब्जॉर्व करता है और ना ही बॉडी में ट्रांसमिट होकर अंदर आने देता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, एक ऐसा बॉडी जो हीट और लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्व कर ले, उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक ऐसा हीट इंजन डिजाइन किया जिसकी कैपेसिटी 100% होती है कागज़ पे, उसको हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। हीट इंजन का क्या काम है, तो हीट इंजन का काम क्या होगा दोस्तों, हीट एनर्जी को, हीट इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंजन की इफिशियंसी का क्या फार्मूला होता है, तो दोस्तों इंजन की जो इफिशियंसी होती है वर्क डन बाय हीट सप्लाइड इनटू 100। ये जो इफिशियंसी होती है जनरली 1 से कम होती है मान, इसलिए इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए इफिशियंसी ऑफ इंजन की जो फार्मूला होगा वर्क डन बाय हीट इनटू 100। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, T2 जो सिंक का टेम्परेचर होता है। कार्नोट इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, शादी कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। शादी कार्नोट साइकिल, लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि शादी में कार नहीं तो साइकिल ज़रूर मिलता है। तो इस तरह शादी कार्नोट साइकिल जो है उसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको याद रखना है कि ये आइडियल गैस के लिए सही है। आइडियल गैस किसको कहते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो, जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल हो, जिनके बीच का जो कॉलिजन है वो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो टक्कर होता है वो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होता है। परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन इसको कहते हैं जिसमें टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट हो जाए। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल P बराबर 1/3m/v इंटू सी स्क्वायर। सी क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर टी स्क्वायर के, रूट अंडर टी स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने से आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह के जो सवाल हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के, वो जनरली हर तरह के कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पूरी मेहनत करें। अगले वीडियो में मैं काफ़ी लंबा होने जा रहा है, फिर हाजिर होऊंगा। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। धन्यवाद।